सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 68 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रामेश पांडे से बात करके मैं ज़हनी तौर पर तनाव में आ गया था। मैंने दावा कर लिया था, मुझे यकीन था कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही हो जाना है। लेकिन मुमकिन है वक्त आगे पीछे हो जाए। मैं कुछ देर इस बारे में सोचता रहा, फिर अचानक मेरे जहन में सारा मंसूबा आता चला गया। बस मुझे चंद चीज़ें कंफर्म करनी थी, वो मैंने फ़हीम और अरविंद को बता दी। उन्होंने मुझे दोपहर तक उस बारे में कंफर्म कर देने का वादा कर लिया। मैं नाश्ता करके छत पर चला गया। मैं जानता था कि मेरा तनाव खुली फिजा में दूर होता है। मेरे लाशऊर में कहीं था कि मैंने किसी को चैलेंज दिया है, उसे पूरा करना है। मैंने एकदम से रामेश पांडे को जहन से निकाल बाहर किया और उसकी जगह अनुजीत सिंह के बारे में सोचने लगा, जो सियासत के मैदान में कूदने वाला था। अचानक मेरे मन में आया कि सियासी निज़ाम को चलाने वाले आखिर लोग ही तो होते हैं। जब तक ठीक और दुरुस्त बंदे ना आए, उस वक्त तक निज़ाम दुरुस्त चल ही नहीं सकता। मेरा ध्यान अपने ही सियासी निज़ाम की तरफ चला गया, जहां सिवाय करप्शन, झूठ और इस्तेहसाल के और कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरा दिल किया कि इस सियासी निज़ाम में अच्छे लोगों को आना चाहिए, मगर कैसे? ये एक उलझा हुआ सवाल था जिसका जवाब बहरहाल मौजूद था। फौरी तौर पर मेरे जहन में नहीं आया। मैंने सोचा कि इशफाक को अपने इलाके से एमएनए इलेक्शन लड़वा दिया जाए। इस बारे उसने सोचा भी नहीं होगा। जब तक आम आवाम ये समझती रहेगी कि ये काम चंद मखसूस खानदानों का है, ये आवाम इसी तरह पिसती रहेगी। चूंकि इस निज़ाम को लोगों ही ने बदलना है, इसलिए लोग भी अच्छे ही लाए जाएं। मेरी सोच उसी तरफ चल पड़ी। ऐसे में कर्नल सरफराज का फोन आ गया। क्या हो रहा है? ऐसे ही कुछ सोचें सोचता जा रहा था यहाँ की सियासत के बारे में, मैंने बताया। मसलन क्या? उन्होंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा तो मैंने इख्तसार से बता दिया। तब उन्होंने कहा, मैंने इस पर बहुत सोचा है और मेरे पास एक मंसूबा भी है। इस बारे में तुमसे बात करता हूँ, लेकिन अभी तुमने जो रामेश पांडे को चैलेंज दिया है ना, उसे पूरा करो और पूरी संजीदगी से करना है। हो गया। इस बारे में आपके जो ज़हन में है, मैं वो ज़रूर सुनना चाहूँगा, मैंने जवाब दिया। मैंने कुछ मालूमात तुम्हें मेल की हैं, उसे देखो। ये नौतन कोर ग्रुप के बस की बात नहीं होगी। तुम विनोद राणा से राब्ता करो, मैं भी कुछ करता हूँ, उन्होंने रास्ता दिखाते हुए कहा। ओके, मैंने कहा तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं छत से उतरकर नीचे उस कमरे में आ गया जहाँ फ़हीम बैठा था। मैंने उससे लैपटॉप लिया और मेल देखने लगा। कुछ देर के बाद मैंने लैपटॉप बंद किया और चंद लम्हे सोचने के बाद बनीता कौर से राब्ता किया। हाय जालिम, ये मेरी किस्मत है कि तुमने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे बात करो। यकीन जानो, बड़ा ही मिस करती हूँ तुम्हें। बोलो, क्या हुक्म है मेरे लिए? अब ये मत कहना कि कोई हुक्म देने के लिए नहीं, सिर्फ तुमसे बात करने को जी चाहा था, उसने एकदम से शोखी भरे लहजे में कहा। तो मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, यार तुम तो ज्ञानी हो गई हो, अब तो कहने से पहले ही मन की बात जान जाती हो। बोलो, क्या बात है? उसने काफी हद तक संजीदगी से पूछा तो मैंने उसे रामेश पांडे से होने वाली सारी बात बता दी। करना क्या है? उसने पूछा। तुम विनोद राणा से बात करो, कहो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर जो भी बात होगी तुम्हारे सामने होगी, मैंने उसे कहा। मैं राब्ता करती हूँ उससे, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं इंतजार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसने कॉल करके बताया कि वो खुद बात करना चाहता है। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में विनोद को ले लिया। कुछ देर के बाद तमहीदी बातों के बाद मैंने पूछा, क्या तुम जगजीत भुरभुरे का इंतकाम लेना चाहते हो? उस सेटअप को ख़त्म करना चाहते हो जो रामेश पांडे ने बना दिया है, या खामोशी से अपनी नौकरी करना चाहते हो? मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। मैं तो दिल बर्दाश्ता हो चुका हूँ, वो मायूसी से बोला। मेरे कहने पर एक बार अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, हौसला पकड़ो, फिर एक बार से फतेहयाब हो जाओ। मैंने उसे हौसला दिया। कैसे? कोई रास्ता ही नहीं, उसने फिर उसी मायूसी से कहा। देखो विनोद, मैंने उसे 24 घंटे का वक्त दिया है, जिसमें से 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है।
اس دوران اس نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے بھی رابطہ کر لیا۔ وہ اپنے بندوبست میں لگ گیا ہے، اسے یہ اندازہ ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، تو ہی اس پر خوف طاری ہے نا۔ میں مانتا ہوں کہ خوفزدہ انسان بہت خطرناک ہوتا ہے، اسے اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن ظالم اندر سے انتہائی بزدل ہوتا ہے۔ اس کے بندوبست ہی اسے لے ڈوبتے ہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ سمجھ گیا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ بولو کیا چاہتے ہو؟ اس نے ایک دم سے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں جوش بھرا تھا۔ بس اسے گھیر کر رکھو، اوپر سے جو بھی سیکیورٹی کے لیے ہوگا اس میں اپنے اب بندے داخل کرو، باقی کام بانیتا کر لے گی۔ یہ ابھی ممبئی آ رہی ہے۔ میں نے کہا تو بانیتا کور نے کہا، ارے تم تو مجھے نارتھ پول جانے کا بھی کہو تو میں جانے کو تیار ہوں، یہ تو اپنی ممبئی ہے یار۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے کہا بس تم وہاں پہنچو، یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ صرف تمہارا آپریشن ہوگا، اس میں جسپال کہیں نہیں ہے۔ وہ کیا ہرپریت کے پاس ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ ادھر ہی ہے، میں نے خود اسے وہیں رکنے کو کہا ہے، میں نے جواب دیا۔ کاش تو بھی میرے پاس ہوتا، اس نے حسرت سے کہا تو میں بولا، یہ کل تک ختم کرو، پرسوں میرے پاس ہوگی تم۔ مجھے معلوم ہے یہ تم اپنی بات سچ کر کے دکھاؤ گے۔ کیا یہ آج رات نہیں ہو سکتا ممبئی والا کام؟ یہ کہہ کر وہ پھر ہنس دی تو میں نے کہا، میں نے اسے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، تم نکلنے کی تیاری کرو۔ ونود میں تم سے رابطے میں رہوں گا، تم سن رہے ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ سن رہا ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی میں آپ سے رابطہ کروں گا، اس نے جوش سے کہا۔ نہیں تمہیں میرا نمبر نہیں ملے گا، میں خود کروں گا، یہ کہیں بھی ٹریس نہیں ہوگا۔ اب تم اپنی آنکھیں کھول لو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچنا شروع کر دو۔ اوکے، اس نے کہا تو میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے سب کو بتا دیا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ سب لوگوں کی توجہ اسی کام پر لگ گئی تھی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ کرنل سرفراز کا فون آ گیا۔ اس نے مجھے ایک فون نمبر دیتے ہوئے کہا، یہ وہ جوان ہے جسے میں نے اس کام کے لیے چنا ہے جو تم چاہتے ہو۔ میں چاہتا تھا کہ اسے کندن بناؤں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی کندن نہیں بنا، ابھی اسے بھٹی میں ڈالنا ہے۔ ڈال سکتے ہو تو یہ کام تم اپنے ذمے لے لو، اس کی تمام ذمہ داری تمہیں خود لینی ہوگی۔ اگر یہ تمہیں اپنے مطلب کا بندہ نہ لگے تو وہ اگر آپ نے چنا ہے تو وہ اس قابل ہوگا، میں تیار ہوں اس کی ذمہ داری کے لیے۔ میں نے کہا، میں نے اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات ای میل کر دی ہیں، جب چاہے اسے بلا لینا، انہوں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ولید احمد کا تعلق پنجاب کے شہر جہلم سے تھا۔ اس کا باپ ایک چھوٹا زمیندار تھا جس کی چند ایکڑ زمین تھی، جو قیام پاکستان سے پہلے ہی کی آبائی زمین تھی۔ ولید باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دو بہنیں تھیں جو اس سے بڑی تھیں اور اپنے گھروں میں آباد تھیں۔ اس کا بچپن بہت غربت میں گزرا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی ابتدا ٹاٹ والے اسکولوں سے کی تھی۔ وہ بہت ذہین تھا، ہر امتحان میں امتیازی نمبر لیتا ہوا بورڈ میں پہلی پوزیشن لی۔ آگے پڑھنے کے لیے اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ باپ نے حوصلہ دیا اور زمین کا ایک ٹکڑا گروی رکھ کر اسے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اس نے سائنس مضامین کا انتخاب کیا۔ جب تک اس نے کالج کی تعلیم ختم کی اور انجینئرنگ میں جانے کا وقت آیا، اس وقت تک وہ غربت کی انتہاؤں پر پہنچ چکا تھا۔ باپ نے زمین بیچ دینے کا ارادہ کر لیا۔ جس جاگیردار نے وہ زمین گروی رکھی تھی، اس نے اپنی رقم کے عوض زمین پر قبضہ کر لیا۔ نہ زمین بکی اور گروی زمین چھڑوا بھی نہ سکے، وہ انجینئرنگ میں بھی نہ جا سکا۔ باپ نے اسے حوصلہ نہ ہارنے کو کہا اور آگے پڑھائی جاری رکھنے پر زور دیا۔ مجبوراً اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینا پڑا۔ یونیورسٹی میں ولید کے اندر جو لیڈرانہ صلاحیتیں تھیں ان کا اظہار ہونے لگا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک اس کے اندر کا غصہ، دوسرا استحصالی نظام سے نفرت۔ ان دنوں طلبہ تنظیموں پر پابندی تھی۔ طلبہ نے اپنے اظہار کے کئی دوسرے راستے نکال لیے تھے۔ مقامی جاگیردار نے پہلے تو اسے اپنے انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کی، پھر باقاعدہ اس کی مخالفت پر اتر آیا، جس کا خمیازہ ولید کو زمین چھن جانے کی صورت میں ملا۔ یہاں تک کہ جب اس نے یونیورسٹی کی تعلیم ختم کی، تب تک وہ پورے علاقے کے سیاسی لوگوں میں اپنی پہچان بنا چکا تھا۔ وہ ایک شعلہ جوالا تھا جو کسی بھی وقت کہیں بھی آگ لگا سکتا تھا۔ انہی دنوں وہ کرنل سرفراز کی نگاہ میں آ گیا۔ اس نے ولید کو حوصلہ دیا اور پڑھنے کے لیے بریڈ فورڈ یونیورسٹی بھجوا دیا۔ وہاں اس نے اپنی پڑھائی کے ساتھ کام بھی کیا۔
उसने सियासत और कानून की तालीम हासिल करने के साथ साथ पैसे बनाए और अपने वालिदैन की कफालत करता रहा। 6 साल तक वो वहीं रहा। पढ़ाई ख़त्म करने के फ़ौरन बाद उसने वहाँ रहने के बजाय पाकिस्तान आने को तरजीह दी। कर्नल सरफराज की मदद उसके साथ शामिल थी। उसने यहाँ आते ही अपना बिजनेस शुरू किया और सियासत के लिए बिल्कुल नई पार्टी का इंतखाब कर लिया। उसने मुकामी ज़मींदार को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बल्कि उसे नज़रअंदाज करके अपनी साख बनानी शुरू कर दी। उसे पाकिस्तान आए 2 बरस हो चुके थे। मैंने उसे फ़ोन किया। वो मेरा ही मुंतज़िर था। कहाँ हो? मैंने पूछा। मैं लाहौर से अभी थोड़ी दूर हूँ, गुजरांवाला क्रॉस कर आया हूँ, उसने बताया। ठीक है, रावी पुल पर आकर मुझसे राब्ता करना, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। दोपहर का वक्त था जब मैंने जुनैद और अकबर को साथ लिया और निकल पड़ा। मैं अभी रास्ते में था जब वलीद का फ़ोन आ गया। मैंने इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के पास पहुंच जाने को कहा। हम वहां पहुंच गए। वो मीनार पाकिस्तान के साए में खड़ा था। हम उसके करीब चले गए। हम दोनों ही एक दूसरे की तस्वीर देख चुके थे। वो लंबे कद का एक मुतवाजन और बारोब शख्सियत का मालिक था। उसने सफ़ेद शलवार कमीज के साथ गहरे नीले रंग का कोट पहना हुआ था, जिसके अंदर हल्के नीले का स्कार्फ था। अलैक सलैक के बाद हम कुछ देर बातें करते रहे। अकबर और जुनैद दोनों खामोश खड़े रहे। मैंने उसे कहा, वलीद, मुसलमानों ने अलग वतन की जद्दोजहद ना जाने कब से की थी। इसके लिए बड़ी कुर्बानियां भी दी, लेकिन अलग वतन का मुतालबा सन 1940 में यहाँ किया। मकसद का तयन किया और चंद बरस में अलग वतन हासिल कर भी लिया। हमारे दरमियान बहुत सारी बातें हुईं। वलीद ने इलामा इकबाल टाउन में एक घर बनाया हुआ था। हम वहां चले गए। रात तक वहीं बैठे बातें करते रहे। इस दौरान मुझे कोई फ़ोन नहीं मिला। रात पड़ते ही हम वहां से उठ गए। मैंने वलीद से अगले दिन मिलने का वादा किया था। मैं वापस घर पहुंचा तो फ़हीम ने मुझे बताया कि बानीता मुंबई पहुंच चुकी है और वो एयरपोर्ट से नवीन कौर के साथ उसके घर की तरफ जा रही है। मैंने विनोद राणा को फ़ोन किया। उसने बताया कि रामेश पांडे की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंसदादे दहशतगर्दी के खसूसी स्क्वाड को अलर्ट कर दिया गया है और मुंबई में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी को रोकने के अहकामात जारी कर दिए गए थे। पुलिस का एक दस्ता उसके घर की तरफ रवाना कर दिया गया था। मैंने जो चैलेंज रामेश पांडे को दिया था, उसमें भी अभी 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त पड़ा था। लेकिन इस दौरान मुझे ये साबित करना था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे एक मेल आनी थी। उसे पढ़ने के बाद ही मैं अगला कदम उठा सकता था। रात 10 बजे के बाद वो मेल मुझे मिल गई। रमेश पांडे के राजस्थान में आबाई गांव जिगरदास में ही उसकी असल ताकत थी। यही उसका हल्का था और यही उन शिद्दत पसंदों का गढ़ था। बजाते खुद वो उनसे दूर रहता था कि आम आवाम को ये तासुर दे सके कि वो उनके खिलाफ है और सेकुलर है, लेकिन सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ उन्हें वही फराहम करता था। वहीं एक मंदिर था जिसके साथ एक बड़ा सारा धर्मशाला बना हुआ था। उसी में उनकी सारी प्लानिंग होती थी। इस वक्त उस धर्मशाले में चंद लोगों की मीटिंग जारी थी। उन पर मेरी धमकी का असर हो गया था। वो बेबस थे क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि ये धमकी आई किस तरफ से है। वो रामेश पांडे को गांव आने का कह चुके थे, मगर वो खुद को मुंबई में ज़्यादा महफूज तस्वुर कर रहा था। उन्होंने गांव से बंदे भी भिजवा दिए थे। वो इस इंतज़ार में थे कि रामेश पांडे उन्हें मदद को कहे तो वो उसकी मदद कर सकें। लेकिन खामोशी के बायस वो गू मगू की कैफियत में थे। ये सब कुछ वहां पर मौजूद मेरी आंखें और कान देख और सुन रहे थे। ये सेटअप बनाने में मुझे बड़ी मेहनत और सब्र करना पड़ा था। मैंने अपने तौर पर यह काम कर लिया था। वो मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब उन्हें कहूं और वो अपना काम शुरू कर दें। मैं उस पर कारी ज़र्ब लगाने के लिए खुद को तैयार कर चुका था। जिगरदास में मेरे भेजे हुए लोग पहुंच चुके थे और उनका मेरे साथ मुकम्मल राब्ता था। वो सारे के सारे पुलिस यूनिफॉर्म में थे। वहां की मुकामी पुलिस को जो अहकामात मिले थे, उनके बारे में राजस्थान की पुलिस को इल्म ही नहीं था। वो सब गैर पुलिस वालों की तरफ से असल नंबरों से अहकामात जारी किए गए थे। उन्होंने ये तस्दीक कर ली हुई थी कि जिगरदास चौकी और उसके करीबी शहर इंदूर की पुलिस रामेश पांडे के लोगों की बेदाम गुलाम थी। मेरे लोग सीधे उस धर्मशाला के महापुजारी के पास पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर यही बताया कि वो लोग रामेश पांडे की हिफाजत के लिए भिजवाए गए हैं। उस पर धर्मशाला के महापुजारी ने यह सवाल किया,
रमेश पांडे की हिफाजत के लिए यहाँ क्यों आ पहुंचे हो? वो तो मुंबई में भाई इस वक्त। जिस पर मेरे लोगों ने उन्हें जवाब दिया, रमेश पांडे किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। अभी उनकी तरफ से इत्तला आ जाएगी, उनकी आमद यहाँ खुफिया रखी जा रही है, चाहें तो तस्दीक कर लें। आप लोग मेरे पास क्यों आए हो? महापुजारी ने पूछा। इसलिए कि एक आप ही हैं जो हमारी यहाँ मदद कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ बेहतरीन हिफाजती इंतजामात कर सकें, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क यूं ही नहीं लिया था। मुझे ये इत्तला मिल चुकी थी कि रमेश पांडे मुंबई छोड़कर जिगरदास के लिए निकलने वाला है। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने तो उसे वहीं रहने को कहा था और उसे पूरा तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिक्योरिटी भी लगा दी थी। मगर उसके अपने लोगों, खास तौर पर हिंदू राष्ट्रीय वालों ने उसे एक दो दिन छुप जाने को कहा था। उनका ख्याल यही था कि अगर उसे इस्तीफा भी देना पड़े तो वो मुंबई में से इस हैसियत से नहीं रह पाएगा। हुकूमत उसे इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकेगी। फिर भी तो उसे जिगरदास आना ही है। आम आवाम से यही कहा जाना था कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो डॉक्टरों के मशवरे पर आराम कर रहा है। लेकिन वो घर में होगा ही नहीं। रात के आखिरी पहर ये फैसला हुआ। तभी रमेश पांडे ने जिगरदास जाने का इंदिया दे दिया। महापुजारी ने इस बात की तस्दीक अपने लोगों से कर ली कि रमेश पांडे वहीं आ रहा है, तो उसने उन लोगों को वहां हिफाजती इक़दामात करने की इजाज़त दे दी। वो तेज़ी से अपना काम करने लगे। अरविंद सिंह ने उसके खुफिया फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली थी, जिसमें ये सारा मंसूबा किया गया था। मुझे लगा कि जहां वो खुद को ज़्यादा महफूज तसव्वुर कर रहा है, वहीं उसे शिकार किया जाए। इस वक्त सूरज निकल रहा था जिस वक्त मैं जसपाल से बात कर रहा था। ऐसे ही वक्त वो अपनी बुलेट प्रूफ कार में घर से निकल रहा था। मैंने ये खबर विनोद राणा को इस हद तक दे दी कि वो निकल रहा है और उसने मुंबई शहर की सुहानी बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ना है और अपने शहर इंदौर में उतरना है। वहां से खुफिया तौर पर उसने जिगरवास पहुंच जाना है। मैंने उसके घर से लेकर जिगरवास तक सभी जगहों पर लोग बिठा दिए। जहां भी वो काबू आया वहीं उसको पकड़ लेंगे। विनोद राणा और बानीता कौर का आपस में राबता हो गया था। विनोद राणा ने जो मंसूबा बनाया था वो बानीता कौर समझ चुकी थी और उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। वो मेरे लिए बड़े ही सनसनीखेज लम्हात थे। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। हम सभी राब्ते में थे। एक जगह होने वाली बात दूसरी जगह पर सुनी जा सकती थी। दिन की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। बानीता कौर और विनोद राणा के साथ दो बेहतरीन लोग थे जो फाइटर और शूटर भी थे। उनमें एक पायलट भी था। वो चारों उसी बिल्डिंग की छत पर पहुंच चुके थे। रमेश पांडे ने चूंकि वहां से फरार इंतहाई हद तक खुफिया रखा था, यहां तक कि हाई ऑफिशियल में चंद लोग ही जानते थे, इसलिए उन लोगों का छत तक पहुंच जाना इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ। जैसे ही वो छत पर पहुंचे वहां हेलीकॉप्टर तैयार था। उनके छत पर आते ही वहां के चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोकते हुए गुस्से में पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ किस लिए आए हो? जिस शख्सियत ने यहाँ से उड़ान भरनी है, मैं उसको बाहिफाजत यहाँ से भेजने के लिए आया हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें भी यहाँ से भगा सकता हूँ। विनोद राणा ने अपना असली कार्ड उसे दिखाते और जाली नाम बताते हुए कहा। इतनी दूर से वो गार्ड उसका नाम क्या पढ़ सकता था? सिर्फ तस्वीर थी जो उसने एक निगाह देखी थी। मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है, उसने हठ धर्मी से कहा। तो विनोद राणा बोला, रमेश पांडे से मेरी बात करवाओ। मैं तुम्हें वो नाम बताने का पाबंद नहीं हूँ जिसने मुझे यहाँ भेजा है। रमेश पांडे नीचे आ चुके हैं, बाकी तुम्हारी खुद जिम्मेदारी होगी। ओके, मैं बात करवाता हूँ, चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने कहा और नंबर मिलाने लगा। चंद लम्हों के बाद उसके गार्ड से बात हुई। स्पीकर ऑन था। चंद लम्हे बाद रमेश पांडे लाइन पर था। विनोद ने उससे फोन लिया और जरा दूर जाकर उस हाई ऑफिशियल का नाम लेकर कहा कि यहाँ से बाहिफाजत भेजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वो मान गया। विनोद राणा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। रमेश पांडे छत की तरफ आ रहा था। इस दौरान बनीता कौर हर तरफ का जायजा ले चुकी थी। हेलीकॉप्टर में पायलट बैठा था। उसके चारों तरफ चार स्याहपोश सिक्योरिटी गार्ड गन्ने लिए अलर्ट खड़े थे। उनसे दूर चीफ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। रमेश पांडे के साथ कितने लोग आने वाले थे ये उन्हें नहीं मालूम था। तभी छत पर आने वाले दरवाजे में रमेश पांडे नमूदार हुआ। उसके पीछे दो गार्ड थे जो उसके जाती थे। उनके पीछे दो फिजाई कंपनी के गार्ड थे।
विनोद राणा तेजी से आगे बढ़ा। मुंबई में रहते हुए रामेश और विनोद की बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी थी। रामेश के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तब तक विनोद राणा ने उसे सलूट मार दिया, फिर आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाते हुए बोला, सर, मुझे आपको यहाँ से बाहिफाजत भेजने का हुक्म हुआ है और मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। ओह, आपको खामखा तकलीफ होगी, यहाँ से उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद मैं जिगरवास में आऊँगा। वो खुशगवार लहजे में बोला। वो तो ठीक है सर, लेकिन आपके साथ कमाल के लोग होंगे। वो आपको, उसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। चलो ठीक है, उसने सर हिलाते हुए कहा। तो विनोद एकदम से पीछे हट गया। उसने बनीता कौर को इशारा किया। वो दोनों पिस्टल लिए एक साथ हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़े। उसके दो सिक्योरिटी गार्ड आगे बढ़कर हेलीकॉप्टर में बैठ गए तो रमेश पांडे उनके साथ बैठ गया। विनोद राणा ने उसे सलूट किया और पीछे हट गया। हेलीकॉप्टर उड़ने को तैयार हो गया। अगले चंद मिनटों के बाद वो फिजा में था। हेलीकॉप्टर का रुख मुंबई से इंदौर की तरफ था। पायलट हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था। उसका राबता अपने कंट्रोल टावर से था। रमेश पांडे उसके पीछे की निशिस्त पर बैठा था और उसके जाती गार्ड उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे। उसकी पीछे दरमियान में बानीता कौर और दाएं बाएं वो दोनों लड़के बैठे थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर शहर से बाहर हुआ, बानीता कौर के इशारे पर पीछे बैठे दोनों लड़कों ने आगे बैठे गार्डों के सर पर पिस्टल की नाल रखी और ट्रिगर दबा दिया। पता ही उस वक्त लगा जब वो दोनों लुढ़क गए। रमेश पांडे के मुंह से हल्की सी चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही एक लड़का आगे बढ़ा और उसने पायलट के सर पर गन रखते हुए कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया ताकि यहाँ की कोई आवाज़ बाहर ना जा सके। तभी बनीता कौर ने कहा, पायलट, तुम इसी तरह उड़ते रहो जैसे मैं कहूँ, वरना तुम भी इनकी तरह मर सकते हो और जान लो कि हमारे साथ ये पायलट है। यस, जैसा आप कहो, पायलट ने जवाब दिया। तो पहले एक चक्कर लगाओ और समुंदर पर ले चलो, बनीता कौर ने हुक्म दिया। तब रमेश पांडे ने लरजती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम लोग? अभी बताते हैं, इतनी जल्दी काहे की है बाबू? बनीता कौर ने इंतहाई तंजिया अंदाज में जवाब दिया। कुछ ही मिनटों के बाद वो मुंबई के जनूबी साहिल तक जा पहुंचे। हेलीकॉप्टर नीले समुंदर पर उड़ता रहा। इसी दौरान एक लड़का आगे जा बैठा और दूसरा रामेश पांडे को बांधने लगा। तब तक बनीता कौर ने पायलट को वापस पलटने को कहा। तभी रामेश पांडे ने फिर पूछा, कौन हो तुम? अरे बबवा, बताते हैं, काहे को शोर मचावत हो? वो फिर उसी लहजे में बोली। समुद्र का गहरा पानी आ चुका था। दूर दूर तक कोई बजरा जहाज या ऐसा कुछ भी नहीं था, सिवाय एक स्टीमर के। पायलट को हिदायत दी जाने लगी कि उस स्टीमर तक लेकर जाया जाए। वो ऐन उसके ऊपर ले गया और वहीं रोक दिया। तभी एक ने पायलट को नीचे उतरने को कहा। सीढ़ी लग चुकी थी, वो आराम से नीचे उतर गया। फिर रमेश पांडे को उतारा जाने लगा। फिर दूसरे के साथ बनीता कौर भी उतर आई। तो हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया। उसी लम्हे पहले वाला लड़का हेलीकॉप्टर से समुंदर में कूद गया। स्टीमर पर जो चंद लोग मौजूद थे, उन्होंने उसे बचाने के लिए समुंदर में छलांग लगा दी। तभी कुछ फासले पर जाकर हेलीकॉप्टर एक जोरदार धमाके से फट गया। उसके पुर्जे पुर्जे होकर समुंदर में गिर गए। जिस वक्त हेलीकॉप्टर का नामो निशान तक न रहा, तब बनीता कौर ने ऊंची आवाज में कहा, अय पायलट, तुझे हमने इसलिए बचाया है कि तुमने कोई मुजाहमत नहीं की और हमारी बात मानी। इसी तरह मानते रहोगे तो ये वादा है, तुम्हें वापस भिजवा देंगे, वरना। ये कहते हुए उसने समुंदर की जानिब इशारा किया। पायलट ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे आप पर यकीन है, तो जाओ फिर आराम करो। उसने अंदर की तरफ इशारा किया। वो गया तो उसने रामेश पांडे की तरफ देखा, फिर बोली, तुम भी चलो, तुमसे तो बड़ी बातें करनी हैं। बनीता कौर उसे लेकर अंदर चली गई। उसी वक्त वो पहला कूदने वाला लड़का स्टीमर से छलांग लगाने वालों के साथ स्टीमर पर आ गया। जिस वक्त रमेश पांडे फिजा में था, उसी वक्त मैंने जिगरवास में मौजूद लोगों से कह दिया कि वो वहां से निकल जाएं। उन्हें वहां से निकलने में 10 से 15 मिनट दरकार थे, लेकिन रमेश पांडे की वहां पहुंचने की इत्तला पर धर्मशाले में वो सारे लोग वहां आने लगे थे जो उसके करीबी थे, जिन्होंने ये सारा मंसूबा बनाया था। उनमें वही लोग थे जो हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहते थे। उनका यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ही यही था कि इस सूरत हाल से कैसे निमटा जाए। उन लोगों को तलाश किया जाए कि ये कौन है, नया लाया अमल तैयार किया जाए,
जिस वक्त हेलीकॉप्टर फिजा में फटा, उस वक्त वो काफी तादाद में वहां पहुंच चुके थे। मेरे लोगों ने बहाना बनाया कि वो रामेश पांडे को गांव से बाहर पूरी सिक्योरिटी के साथ यहां तक लाएंगे, इसलिए वो वहां से निकल गए। धर्मशाला वालों को ये मालूम ही नहीं था कि ठीक आधे घंटे के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। स्टीमर के अंदर बने कमरे में रामेश पांडे बंधा पड़ा था। बनीता कौर के पीछे दूसरा लड़का खड़ा था। स्टीमर का अमला बाहर था। बनीता कौर मेरे साथ राब्ते में थी। उसने फोन रामेश पांडे के सामने रख कर स्पीकर ऑन कर दिया। बोलो रामेश पांडे, 24 घंटे पूरे होने में अभी कितना वक्त है? ओह, तो ये तुम हो? उसने चौंकते हुए कहा। हाँ मैं, जिस तरह तुमने मुझे मेरे गांव से उठाया था और एक जजीरे पर ला फेंका था, वो एक इंतहाई अहमकाना प्लान लगता था। लेकिन मैं मानता हूं कि तुमने बड़ी जहानत दिखाई थी। उन सब लोगों को मुंबई हमले का मुजरिम जाहिर करके अपने लोगों को साफ बचा जाते, तुम्हारी तरफ किसी का ध्यान ही न जाता। मैंने इंतहाई सुकून से कहा। अब क्या चाहते हो? उसने एक हारे हुए जुआरी की तरह पूछा। जगजीत भुरभुरे का कातिल तो इस वक्त जेल में है। वो लोग उसे कभी जाहिर नहीं करेंगे। वो उसे मार देंगे। उसकी सूरत कोई भी हो सकती है। मैं तुम्हें कब का मार सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी असल ताकत को खत्म करना चाहता हूं। मैंने कहा, मैं हिंदू हूं, क्या मुझे हक हासिल नहीं कि मैं हिंदू राष्ट्रीय बना लूं, जिस तरह तुम लोगों ने अपना अलग वतन बना लिया है? उसने सवाल किया। बनाओ, मगर दलील से, गुंडागर्दी और दहशतगर्दी से नहीं। सिखों को भी हक दो कि वो अपना खालिस्तान बना लें। बेगुनाह लोगों के खून पर हुकूमत करने का हक तुम्हें किसने दिया? मैंने कहा। हमारे अपने फलसफे हैं, उसने कहा। तो फिर अपने ही फलसफे के अनुसार मरने के लिए तैयार हो जा। मैंने कहा, मैं अगर मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, और बहुत सारे लोग हैं। किस किस को रोकोगे? जहां तक मुमकिन हुआ मैं रोकूंगा, और तेरे साथ वालों का हाल क्या होगा वो भी देख लेना। बानीता, अभी फोन बंद करो। मैंने कहा और खामोश हो गया। बानीता कौर ने फोन उठाकर स्पीकर बंद किया और मुझसे पूछा, अब बोलो। पहले वो काम करो जो तुमसे कहा गया था। मैंने कहा। उसने एक लड़के को इशारा किया। उसने अपने बैग में से एक बम निकाला और रमेश पांडे के जिस्म से बांध दिया। जब वो ये काम मुकम्मल कर चुका तो बानीता कौर ने मुझे बताया, तो मैंने कहा, और अब अपने लोगों को लेकर बाहर आओ। एक छोटा जहाज तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। वो बाहर निकल गई। लेकिन उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, बस तुम देखती जाओ। इस जहाज में बैठ जाओ। मैंने उसे कहा तो वो बोली, हाँ मुझे जहाज नजर आ गया है। अब उसमें जाओ। मैंने कहा। वो जब तक आता है तो मुझे ये बताओ कि विनोद राणा का क्या बना? वो तो पकड़ा जाएगा। इस सारे खेल में उसकी कुर्बानी क्यों दी गई? बनीता कौर ने अफसोस में कहा। उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल महफूज है। मैंने उसे बताया तो बनीता कौर के मुंह से बेसाख्ता निकला, गुड, मगर वो कैसे? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, जहाज कितनी दूर है? बस करीब है, हमने लाइफ जैकेट पहन ली है और कश्ती से उसकी तरफ जाने वाले हैं। उसने मेरी बात समझते हुए इसरार ना किया। तो मैंने कहा, अपना ये फ़ोन स्टीमर के कप्तान को दे दो और बस जल्दी पहुंचो। मुझे दूसरे काम भी करने हैं, फौरन। बानीता कौर और वो दोनों लड़के कश्ती में बैठे और जहाज की जानिब चल दिए। जब तक वो जहाज में नहीं पहुंच गए, मैं उनके साथ रहा। मेरे साथ जुड़े हुए लोग सब सुन रहे थे और अपनी अपनी जगह वो काम कर रहे थे। जिस वक्त जहाज कई नॉटिकल मील दूर चला गया, तो मैंने कप्तान से कहा, देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम और तुम्हारे आदमी मारे जाएं। तुम्हें भी बचना है और इस पायलट को भी बचाना है। जी मैं समझ गया, उसने जवाब दिया। अगर तुमने एक जरा सी भी गलती की तो ना तुम बच सकोगे और ना तुम्हारे लोग। इसलिए जैसे कहा गया है वैसा ही करना। सारी इत्तला देने के बाद ये स्टीमर छोड़ देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा, उसने कहा। अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, ये फोन बेकार है, इसे समुंदर में फेंक दो। मैंने कहा। ओके, उसने कहा। फिर साएं साएं की आवाज आई और फोन डेड हो गया। बंदा समझदार लगता है, वरना ये फोन बहुत बड़ा रिस्क था। इससे वो बहुत कुछ समझ सकते थे और हमें सारा सेटअप बदलना पड़ता। अरविंद अचानक बोला। ना समझता तो दूसरा ऑप्शन है। इसमें फोन जाया हो जाता और उसे सजा भी मिल जाती। खैर, कौन है लाइन पर? मैंने अरविंद से पूछा। वही हाई ऑफिशियल जिसने रामेश पांडे को जिगरवास जाने का मशवरा दिया था, और वो उन्हीं में से एक है। उसने फौरन जवाब दिया। बात करवाओ।
मैंने कहा तो चंद सेकंड के बाद दूसरी तरफ वही हाई ऑफिशियल था। वो पूछ रहा था, कौन बात करना चाहता है और तुम कौन हो? मैं बताता हूँ, सुन लोगे तो तुम्हारी हवा खारिज हो जाएगी। मुमकिन है तुम्हारी पैंट भी गीली हो जाए। कौन हो तुम और क्या बात है? उसने काफी हद तक संजीदगी में यूं पूछा जैसे उसे हैरत हो। तुमने तो रामेश पांडे को जिगरवास भेजा था, लेकिन पता है वो कहाँ है? मैंने कहा तो वो एकदम से घबरा गया। क्या मतलब? पता करो उसका, ना पता चले तो मुझसे पूछ लेना। कि क्या कह रहे हो तुम? उसने हैरत से कहा। अहमकाना सवाल मत करो और पता करो, मैं लाइन पर हूँ। मैंने कहा तो उसने फोन रखकर दूसरे फोन से किसी को कॉल करके पूछा। 3-4 मिनटों के बाद उसने घबराए हुए अंदाज में पूछा, कहाँ है वो? वो इस वक्त मेरे कब्जे में है और उसके मरने में अभी 1 घंटा पड़ा है। तलाश कर सकते हो तो कर लो। 1 घंटा, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। सबके साथ होने के बावजूद मेरी तवज्जो तीन तरफ थी। बानीता कौर को बाहिफाजत किसी महफूज मुकाम तक लेकर जाना था। उसकी जिम्मेदारी कराची में बैठे सलमान ने ले ली। वो उसकी निगरानी करने लगा। दूसरी तरफ जिगरवास से सारे लोग निकलकर अपनी अपनी महफूज पनाहगाहों की तरफ जा रहे थे। उन्होंने अपनी सारी पुलिस की वर्दियां उतार कर एक जगह रख कर आग लगा दी थी, लेकिन धर्मशाले में मौजूद लोगों को वहीं तक महदूद करना था कि वो अगले 20 मिनट तक वहीं बैठे रहें। ये फ़हीम ने अपने ज़िम्मे ले लिया। वो उनसे बातें करने लगा। मैं अरविंद सिंह के साथ लग गया। स्टीमर के कप्तान से सारी बात हो चुकी थी। अगरचे उसे भारी रकम देकर इस काम के लिए आमादा किया गया था, लेकिन उसे अपना आप भी बचाना था। इसलिए उसे एक कहानी दे दी गई थी। वो कहानी ये थी कि चंद लोगों ने उसके परिवार को अगवा कर लिया था और गन पॉइंट पर गहरे पानी की तरफ ले आए थे। फिर सब कुछ वही था जो उसके सामने हुआ था। वो लोग किधर गए, ये उसे कैसे मालूम हो सकता था? अब जबकि वो चले गए हैं तो वो इत्तला दे रहा है। उस कप्तान ने अपने लोगों को इत्तला दी, जो चंद मिनटों में हाई ऑफिशियल तक पहुंच गई। जिस वक्त वो इत्तला पा चुका तो मैंने अरविंद के जरिए उसे कॉल कर दी। मिल गया वो तुम्हारा रामेश पांडे, और मैं जानता हूं कि अब तुम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही होगी कि उसे जाकर बचा सको। मैंने तंजिया कहा। तुम हमें मिस गाइड कर रहे हो, उसने कहा। तो मैंने तंजिया जवाब दिया, तुम लोगों में इतनी सलाहियत ही नहीं कि उसे बचा पाओ। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ। अब आधे घंटे बाद ही फोन करूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। मैं घड़ी देखते हुए बोला, सिर्फ 2 मिनट रहते थे। मुझे उससे मजीद एक दो बातें करना थी, इसलिए बोला, देखो, मैं तुम्हारे जिस फोन पर बात कर रहा हूँ मुझे पता है, ये बहुत सारी जगहों पर सुना जा रहा है। तुम कुछ ना भी कहना चाहो तो भी मेरा पैगाम पहुंच गया होगा। तुम्हारी सारी मशीनरी हरकत में आ गई होगी। मेरा फोन तलाश किया जा रहा होगा और रामेश पांडे को तलाश करने की तगोदो शुरू हो गई होगी। सिर्फ 1 मिनट बचा है तुम्हें तोहफा देने को। उसके बाद तुम लोगों को मेरी बात का यकीन आ जाएगा और अफसोस करोगे पहले ही मेरी बात क्यों नहीं मान ली गई। क्या है 1 मिनट के बाद? रामेश पांडे के गांव के बारे में पता करो, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। मैं सामने स्क्रीन पर जिगरवास गांव के उस धर्मशाला का मंजर देख रहा था। वहां जाने वाले लोगों ने एक कैमरा वहां लगाया था, जहां से उस धर्मशाला की पूरी इमारत दिखाई देती थी, जिसमें बैठकर ये मंसूबा साजी होती थी कि मुसलमानों को कितना और किस हद तक नुकसान पहुंचाना है। मालीगांव बम धमाका, समझौता एक्सप्रेस जैसे बम धमाके यहीं बैठकर तय हुए थे। ये इत्तला थी कि वो लोग जो रामेश पांडे के मुंतजिर थे, अभी अंदर ही हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो अगवा हो गया है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा, वहां खलबली मच गई। वो मुख्तलिफ जगहों पर फोन करने लगे। वो सब महापुजारी समेत वहीं थे। उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। इसके साथ ही उस इमारत से धुआं और शोले बुलंद हुए। चंद लम्हों के वक्फे के बाद चंद मुख्तलिफ जगहों पर धमाके हुए। मैं वहां की आवाज नहीं सुन पाया था, लेकिन पूरा मंजर मेरे सामने था। बंद कर दो और भूल जाओ कि यहाँ कभी कुछ हुआ था, मैंने कहा। तो ना जाने फहीम ने या किसी ने भी वो मंजर स्क्रीन से खत्म कर दिया। उसकी जगह अरविंद, फहीम और जोया सामने आ गए। क्या रमेश पांडे जिंदा रहेगा? महविश ने पूछा तो अरविंद बोला, नहीं नहीं, उन्हें स्टीमर का पता चल गया है। वो लोग पूरी कुवत के साथ उसकी जानिब बढ़ रहे हैं। तो फिर? उसने पूछा। उस स्टीमर का भी यही हाल होगा, अरविंद ने कहा।
10 मिनट रह गए हैं, मैं विश बोली। हाई ऑफिशियल से हॉटलाइन पर जो बात हो रही है मैं वो सुना रहा हूँ, अरविंद ने कहा और फोन कॉल सुनाने लगा। उसमें यही बताया जा रहा था कि स्टीमर के कप्तान से बात करके उन्होंने सूरत हाल मालूम की थी। रमेश पांडे वहीं था। हेलीकॉप्टर उस स्टीमर तक पहुंच रहे थे जबकि कप्तान चीख रहा था कि रमेश पांडे के साथ जो बम बांधा गया है उसके फटने में 10 मिनट रह गए हैं। उन्होंने कप्तान को उसे खोलने और वापस मुड़ने का हुक्म दिया, लेकिन कप्तान ने कहा कि वो ये रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए वो सब लोगों के साथ जा रहा है। उसने बाकी लाइफ बोट ली, उनमें पायलट समेत अपने बंदे बिठाए और समुंदर में उतर गया। वक्त गुजरता जा रहा था। बिल्कुल आखिरी मिनट पर वो सब स्टीमर से काफी फासले पर पहुंच चुके थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो बचकर वापस चले जाएंगे। दो हेलीकॉप्टर स्टीमर के ऊपर आ चुके थे। उनसे सीढ़ियां नीचे उतर आई थी। ऐसे में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ जिसका इर्ताश लाइफ बोट तक भी पहुंचा। जो लोग अरशे पर उतर चुके थे उनका पता नहीं चला। स्टीमर को आग लग गई, रमेश पांडे का कहीं पता न चला। हॉटलाइन पर यह सब बताया जा रहा था और हम सब सुन रहे थे। अरविंद, कॉल मिलाओ, मैंने कहा तो चंद लम्हों के बाद कॉल मिला दी गई। उसी हाई ऑफिशियल ने कॉल रिसीव की। बस इतना ही कहना है कि अब अगर कोई मंसूबा बनाओ तो ये सोच लेना कि उसकी कितनी कीमत चुकाना होगी। मैं फिर बात करूंगा। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। हम सब में खामोशी फैल चुकी थी।